स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। और हम लोग आज अपनी जो क्लास कर रहे थे वर्णमाला की उसे आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी लोग आराम से बैठ जाइए। ठीक है, तो हम लोग अपनी क्लास शुरू करेंगे फटाफट से। तो जो छूट गया था, हमने लास्ट क्लास में व्यंजन का वर्गीकरण कर लिया था, जिसके अंदर हमने अल्पप्राण, महाप्राण और सघोष, अघोष कर लिया था। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो एक पॉइंट हमारा छूट गया था, अयोगवाह, जो मैंने आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर नहीं किया था। तो हम इसे समझ लेंगे कि अयोगवाह क्या होते। आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि अयोगवाह किन्हें कहते हैं, या किस वर्ण को, निम्न में से अयोगवाह वर्ण कौन सा है, आदि आदि विभिन्न तरह से प्रश्न आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अयोगवाह जो है ये हमारे दो वर्ण हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? अनुस्वार और विसर्ग। इन्हें हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। जब हम अयोगवाह की परिभाषा की बात करते हैं तो अयोगवाह की परिभाषा हमारी आती है कि जो वर्ण अ के योग से बना है या स्वर के योग से बना है लेकिन व्यंजन के लिए अर्थ वहन करता है, वो अयोगवाह कहलाता है। अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे दोनों स्वर हैं, हम इन्हें स्वर कहें या ना, तो हम इन्हें स्वर में रखते हैं ना हम इन्हें व्यंजन में रखते हैं। ठीक है, तो ये वर्ण हमारे जो हैं, ये अनुस्वार, ये इसका उच्चारण जो है वो आ से होता है, यानी इसकी शुरुआत आ से होती है। जब हम बोलते हैं अंग, तो अंग का उच्चारण कर देखो, अंग नहीं, पूरी तरह से ध्यान देना, अंग, बस इतना इसका उच्चारण होता है। तो हम अ से इसकी शुरुआत करते हैं, और अ क्या है हमारा? अ हमारा स्वर होता है। ठीक है, इसी तरह से हम इस वर्ण की जो शुरुआत करते हैं ये होता है अह, बोलते हैं अह। ठीक है, तो अह कहते हैं, तो ये इसकी शुरुआत भी अ से होती है, तो ये अ हमारा क्या हो गया? ये स्वर हो गया। तो जब हम इसका उच्चारण करने के लिए स्वर की मदद लेते हैं तो फिर ये क्या हो जाता है? व्यंजन हो जाना चाहिए। तो हम जब इसको व्यंजन में ले जाकर रखते हैं तो क्या होता है कि ये वर्ण व्यंजन को उच्चारित कर देता है। यानी हम इस क का उच्चारण इस अंग की मदद से कर सकते हैं, जैसे कंग, और इसी तरह से कह। तो ये यहाँ पर ये वर्ण क्या करते हैं? पहले जब इनका खुद का उच्चारण नहीं है, ये स्वर की सहायता से उच्चारित हो रहे हैं, लेकिन जब हम इन्हें व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो ये व्यंजन को उच्चारण प्रदान कर देते हैं। तो यानी इनके अंदर दोनों ही गुण पाए जाते हैं, स्वर का भी गुण पाया जाता है और व्यंजन का भी गुण पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें ना तो ये पूरी तरह से स्वर हैं और ना पूरी तरह से व्यंजन है। इनके अंदर स्वर का भी गुण है और इनके अंदर व्यंजन का भी गुण है। तो हम इन्हें स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी भी कह सकते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी, बीच की कड़ी के नाम से भी हम इनको जान सकते हैं। तो ये हमारे क्या है? अयोगवाह। तो इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अब आप जानते हो कि ये जो आपके आते हैं इनका ही नाम आता है आपका, इसे हम अनुस्वार कह देते हैं। ठीक है, इसे हम अनुस्वार कह देते हैं, और इसका नाम है विसर्ग, इसे हम विसर्ग कह देते हैं। ठीक है, अब इसी क्रम में एक और वर्ण हमारा आता है जिसे हम अनुनासिक कहते हैं या चंद्रबिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक। तो ये अनुनासिक या चंद्रबिंदु कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा, इसे हम कहते हैं, आपकी परीक्षा में आएगा तो पूछ लिया जाएगा कि अनुनासिक निम्न में से कौन सा है, या चंद्रबिंदु कौन सा है, अनुस्वार कौन सा है, विसर्ग कौन सा है। तो ये आपको बता दिया। ठीक है, तो ये वर्ण आपके अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं, नवनिर्मित ध्वनियाँ। ठीक है, अगला वो पॉइंट हमारा क्या आता है? नवनिर्मित ध्वनियाँ या आगत ध्वनियाँ या ग्रहीत ध्वनियाँ, या कहें विदेश से आगत ध्वनियाँ। जैसे शब्द आएगा हमारा नवनिर्मित, नवनिर्मित ध्वनियाँ, ये पूछ लिया जाता है, या आगत ध्वनियाँ।
आगत ध्वनि, ठीक है। या आपसे पूछा जाता है विदेश से आगत ध्वनि, विदेश से आगत ध्वनि, या फिर पूछा जाता है ग्रहित, ग्रहित ध्वनि। अब ये किसी तरह से भी पूछ सकता है, आपके पास इतने सारे नाम हो गए। ग्रहित का मतलब होता है जिसे ग्रहण किया गया है, ठीक है। नवनिर्मित ध्वनि मतलब जो हिंदी भाषा में ऐसी ध्वनियाँ जो बनाई गई हैं, यानी जो परंपरा से नहीं लेकर जो इस समय बनाई गई हैं, नवनिर्मित ध्वनि आ जाती है। आगत ध्वनि जो बाहर से आई हैं, बाहर से किस कारण से आई हैं वो भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। विदेश से आगत ध्वनि, उसका मतलब वही हो गया जो विदेश से आई हुई ध्वनि है, या ग्रहित ध्वनि जिन्हें हमने ग्रहण किया है। तो देखो सबसे पहली ध्वनि आती है इसमें हमारी अरबी फारसी ध्वनि, अरबी फारसी ध्वनि, ठीक है। अब अरबी फारसी ध्वनि में हमारी वो ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो इसमें आता है हमारा क, ख, ग, ज और फ, ठीक है। ये हमारी 5 ध्वनि हैं, ठीक है। जो हमारे क, ख, ग, ज और फ वर्ण पर जो हमारा ये व्यंजन है उस पर हमने नुक्ता लगाकर बनाई हैं, ठीक है। उस पर हमने क्या लगाया है, नुक्ता लगाकर इनको बनाया है। तो ये हमारी अरबी फारसी ध्वनि हो जाती है। तो फिर इनकी ध्वनि क्या हो जाती है, ख, ख, ग, ज और फ, ठीक है। तो इनमें ना झनकार आ जाती है। अब ये कैसे आई है, इनकी ज़रूरत क्या पड़ी, तो देखो जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर शब्द आता है हमारा, हमने शब्द लिखा जिंदगी, और आपने देखा होगा ये जो जिंदगी शब्द है ये उर्दू का है, तो ये जिंदगी नहीं जिंदगी होता है, ठीक है। उच्चारण क्या है, जिंदगी। उसी तरह से मान लो शब्द हम लिखते हैं, जैसे शब्द लिखा हमने ख्वाब, तो ये ख्वाब नहीं ये ख्वाब है, ठीक है। तो ये ख है इसमें। तो अब इनका उच्चारण, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई वर्ण ही नहीं था जिसमें झनकार वाला उच्चारण हो, तो हमारे विद्वानों ने मिलकर ये कहा कि जो भाषा दूसरी भाषा से आई है, जो शब्द दूसरी भाषा से आए हैं, तो हमारी देवनागरी का जो एक नियम है वो ये है कि जो लिखा जाता है वही उच्चारित होगा और जो उच्चारित हो रहा है वही लिखा जाएगा। तो जब इसका उच्चारण जिंदगी था तो हम लिख रहे थे इसको जिंदगी, तो ये थोड़ा तालमेल नहीं हो रहा था, यानी हमारी एक तरह से हमारी देवनागरी में क्या आ जाती है, एक तरह की कमी आ जाती है। तो इसलिए हमारे विद्वानों ने कहा कि जो ये ज है हमारा इससे मिलता जुलता है, तो इसी ज वर्ण पर हम ये नुक्ता लगाकर इसकी ध्वनि ज कर देंगे। तो जब हम इसके नीचे ये नुक्ता लगा देंगे तो अब इसका उच्चारण जिंदगी बोला जाएगा, यानी जो इसकी मूल भाषा के अंदर है। उसी तरह से ये ख्वाब था तो हमने इसमें ख के नीचे नुक्ता लगा दिया तो इसे हमने ख्वाब कर दिया। तो जो इसकी मूल भाषा में इसका उच्चारण है हमने इसका वही उच्चारण कर दिया। तो अब ये जो हमारे यहाँ पर जो ये व्यंजन हैं, जिन व्यंजनों के ऊपर हमने नुक्ता बनाकर और अरबी फारसी के शब्दों के लिए जो ध्वनि ईजाद की, वही हमारी कहलाई विदेश से आगत ध्वनि या नवनिर्मित ध्वनि या आगत ध्वनि या ग्रहित ध्वनि। और इनको हमने एक और नाम दिया आगत व्यंजन, ठीक है। क्या नाम दिया, आगत व्यंजन। क्योंकि ये व्यंजन पर बनाई गई ध्वनि है, तो आपकी परीक्षा में कभी यह भी प्रश्न हो सकता है कि निम्न में से आगत व्यंजन कौन सा है। तो ये प्रश्न आपको आ सकता है आपके लिए, तो आप इसे भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है। उसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये थी हमारी अरबी फारसी ध्वनि, लेकिन इसके साथ एक और भाषा की ध्वनि हमारे पास आती है और उसे कहते हैं अंग्रेजी भाषा की ध्वनि, ठीक है। तो अंग्रेजी ध्वनि जो हमारे शब्द आता है अंग्रेजी ध्वनि, अंग्रेजी ध्वनि में हमारी कौन सी ध्वनि आती है हमें इसे समझना है। इसमें आता है हमारा अर्धचांद, ठीक है, इसे हम अर्धचांद कह देते हैं। तो ये ध्वनि, इस ध्वनि का मतलब क्या है, ये क्यों आई, कैसे आई, तो देखो आपने देखा होगा अंग्रेजी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे डॉक्टर,
जैसे कॉलेज, जैसे जॉन, जैसे डॉग आदि शब्द हैं। तो जब हम इनको हिंदी देवनागरी में लिखते हैं तो हमने जैसे मान लो कि हम शब्द लिख रहे हैं डॉक्टर। अब हम डॉक्टर लिखना चाह रहे हैं तो देवनागरी में हम अपने जो वर्ण हैं उनके साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डॉक्टर। तो इसका उच्चारण डॉक्टर नहीं होता, इसका उच्चारण डॉक्टर हो जाता है। अब क्योंकि आ जा रहा है तो फिर हम देखते हैं कि हमारे और कौन से स्वर के साथ इसका उच्चारण हो सकता है। तो हम ओ की मात्रा इसके नज़दीक पाते हैं, तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ये डॉक्टर हो जाता है। वो भी सही, इसका सटीक उच्चारण नहीं होता। लेकिन फिर हम औ लगा कर देखते हैं तो ये डॉक्टर हो जाता है, तो इसका उच्चारण और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो हमें पता चलता है कि इसका जो उच्चारण है वो आ के नज़दीक है, लेकिन पूरी तरह से आ नहीं है। तब ऐसी स्थिति में हमारे विद्वानों ने फिर एक नई ध्वनि ईजाद की और कहा कि जो हमारा आ स्वर है उस आ स्वर के ऊपर यदि हम अर्ध चांद लगा देंगे तो उसकी ध्वनि वही उच्चारित की जाएगी जो अंग्रेजी भाषा में होती है। अर्थात हमने इस स्वर को, यानी जो हमारा स्वर था अ, तो इस आ स्वर के ऊपर हमने अर्ध चांद लगाकर ये ध्वनि बना दी। इसी ध्वनि को फिर हमने कहा आगत ध्वनि, ग्रहित ध्वनि, या विदेश से आगत ध्वनि, या नवनिर्मित ध्वनि। तो ये अब हमारा शब्द हो गया। अब ये डॉक्टर बोला जाने लगा। उसी तरह से कॉलेज हम लिखते हैं तो कॉलेज लिखते हैं, जैसे हमें डॉग लिखना है तो हम डॉग लिखते हैं, हमें जॉन लिखना है तो हम जॉन लिखते हैं। इस तरह से तो हम हिंदी में आराम से लिख सकते हैं। अब इसमें कहीं भी इसके उच्चारण में कहीं कोई गलती नहीं होगी। तो इसी तरह से जब ये हमारा स्वर पे लगाया गया तो इसको नाम दे दिया गया आगत स्वर। ठीक है, तो आपसे प्रश्न कर सकता है कि निम्न में से आगत स्वर कौन सा है, तो आपको विकल्प में जो आगत स्वर देखने को मिलेगा तो वो आ देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये है हमारी जो नवनिर्मित ध्वनि, जो हमने बात करी कि नवनिर्मित ध्वनियाँ हमारी क्या होंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि अरबी फारसी हमारी वो ध्वनि कौन सी है, या हमारी जो अंग्रेजी ध्वनि है वो कौन सी है। अब एक बात और आप लोग ये समझ लीजिए कि कुछ लोग इन ध्वनियों को, यानी हम जब बात करेंगे, जैसे पहली ध्वनि आई हमारी जिसमें हमारा क, ख, ग, ज और फ, तो इनमें हमने नुक्ता लगाकर इन ध्वनि को जो हमने यहाँ पर बनाया, तो कुछ लोग इन्हें व्यंजन मान लेते हैं कि ये नए व्यंजन हैं और इनकी संख्या भी 52 व्यंजन में जोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इन्हें 52 वर्णों में नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये ध्वनि हमारे पास पहले से है और हमने बस दूसरी भाषा का सम्मान रखने के लिए, क्योंकि व्यंजन तो हमारे पास पहले से ही हैं, लेकिन हमने दूसरी भाषा का सम्मान करने के लिए हमने कुछ ध्वनियाँ ईजाद की हैं ताकि उसको उसी तरह का उच्चारण दिया जा सके। तो इसे हम अपनी हिंदी वर्णमाला के अंदर शामिल नहीं कर सकते, इसे हम अलग से ही पढ़ते हैं आगत ध्वनि या नवनिर्मित ध्वनि के अंतर्गत। उसी तरह से दूसरी आ जाती है जो हमारा आ स्वर है, इसके ऊपर जो हमने लगाया है अर्धचांद, तो ये आ जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ किताबों में आपको ये स्वर के साथ देखने को मिलेगा, जो कि गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि जो जहाँ से आया है, जैसे जिसकी उत्पत्ति हुई है, जिसको जिस काम के लिए रखा गया है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो हमारी जो वर्णमाला है उसमें 11 स्वर हैं हमारे, जो हमारे परंपरा से चले आ रहे हैं। उन्हीं स्वरों में से एक स्वर को हमने एक नई ध्वनि दी, वो किसके लिए? अंग्रेजी भाषा के शब्दों को हिंदी देवनागरी में सही लिखकर सही उच्चारित करने के लिए। तो वो हमने एक ध्वनि ईजाद की है, और वर्ण और ध्वनि दोनों में अंतर होता है कि वर्ण लिखित रूप है और ध्वनि मौखिक रूप है, और इसे मौखिक रूप से शुद्ध करने के लिए इन ध्वनियों को हमने ईजाद किया है। ठीक है, इन ध्वनियों को हमने बनाया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये हमारा नवनिर्मित ध्वनि था। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है जो हमें अक्सर हमारी परीक्षा में प्रश्न के रूप में हमसे पूछ लिया जाता है, वो आता है कारांत। ठीक है, एक शब्द आता है आपका कारांत। कारांत क्या होता है? तो कारांत होता है कि इस
कारांत के आगे हम स्वर लगाते हैं। अ लगा दिया तो अकारांत हो गया, आ लगा दिया तो आकारांत हो गया, ई लगा दिया तो इकारांत हो गया, ऊ लगा दिया तो उकारांत हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है ये हमें समझना है। तो कारांत का मतलब होता है जैसे कोई शब्द हमारा सा आया है, उस शब्द का अंत किस स्वर से हो रहा है, उस शब्द का अंत जिस स्वर से होता है वही उसका कारांत कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम यहाँ पे शब्द लिखते हैं, जैसे हमने शब्द लिखा संजय, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो संजय शब्द है इसका कारांत बताइए, तो आप क्या बताएंगे? तो इसका अंतिम वर्ण देखेंगे। इसका अंतिम वर्ण क्या है? तो हम देखेंगे इसका अंतिम वर्ण यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, य या अ। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, अंतिम वर्ण की बात कर रहे हैं, अंतिम अक्षर की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, य आ गया, और ये य व्यंजन है और इसका स्वर क्या है, अ। तो हमको यहाँ पर ये बात पता चलती है कि जो इसका अंतिम वर्ण है वो क्या है, अ है। तो ये इस शब्द का मतलब ये शब्द क्या है, ये अकारांत है, ठीक है। ये क्या है, अकारांत। तो इस तरह से हम पहचानेंगे। अब इसी तरह से दूसरा शब्द लेते हैं। जैसे मान लो हमने शब्द लिया, शब्द है रवि। रवि शब्द दिया हुआ है, यह कौन सा कारांत है? अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें पता चलेगा कि ये हमारा व्यंजन और इसका स्वर क्या है, ई। तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये हमारा क्या है, इकारांत है। क्या है, इकारांत। तो ये हो गया हमारा इकारांत, ठीक। इसी तरह से मान लो अगर शब्द आ जाए हमारा नदी, तो ये क्या हो जाएगा, ये ई कारांत हो जाएगा। आपको पता है ये द हमारा व्यंजन और इसमें क्या हो गया, दीर्घ ई हो गया, तो ये ई कारांत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लो शब्द आ जाए भालू, तो क्या हो जाएगा, वो उकारांत हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर मान लो शब्द है हमारा है लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है व्यंजन क्या है हमारा ह और स्वर क्या है इसका अ, तो ये क्या हो जाएगा, अकारांत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यानी शब्द का अंत जिस स्वर से हो रहा है वही उसका क्या कहलाता है, कारांत कहलाता है। अब आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है कि इसका निम्न में से यह शब्द किसका कारांत है, इस तरह का प्रश्न आता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो, इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा द्वित्व व्यंजन। शब्द आता है हमारा द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? आपकी परीक्षा में इससे भी काफी सारा प्रश्न आता है कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है। द्वित्व व्यंजन वे व्यंजन होते हैं, या कहें कि वे होते हैं जब किसी शब्द में कोई एक ही व्यंजन एक से अधिक बार प्रयोग में आए या लगातार प्रयोग में आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कोई एक व्यंजन लगातार 2 बार प्रयोग में आता है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है, द्वित्व व्यंजन कहलाती है। अब इसमें हम देखेंगे उदाहरण। जैसे मान लो हमने उदाहरण दिया, एक शब्द है हमारे सामने उच्चारण, ठीक है। तो उच्चारण शब्द दे दिया, तो अब आप यहाँ देखेंगे कि इसमें यहाँ जो हमारा दिया है च व्यंजन और फिर उसके बाद ये हमारा च व्यंजन और इसका स्वर क्या है, आ। तो यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। इसी तरह से आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि निम्न में से द्वित्व व्यंजन किस शब्द में है, तो आपको ऐसे ही पहचानना है। अब जैसे मान लो शब्द दे दिया दिल्ली, तो दिल्ली शब्द में अब हमारा क्या है, क्या इसमें द्वित्व व्यंजन है, तो बिल्कुल इसमें द्वित्व व्यंजन है। आपको पता है वर्ण क्या आ गया, ल, वर्ण क्या आ गया, ल, और इसका स्वर क्या है, ई। तो लगातार हमारा ये आ रहा है ल, तो यही हमारा क्या हो गया, द्वित्व व्यंजन हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब आपका डाउट होगा कि मैम जैसे आनंद शब्द है, तो क्या आनंद शब्द में द्वित्व व्यंजन होगा? जैसे हम लिखते हैं शब्द हो गया हमारा
आनंद। तो क्या इसमें द्वित व्यंजन होगा? अब आपको यहाँ से लगातार न दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो आपको पता है न, उसके बाद स्वर क्या है अ, और फिर न। तो इसमें लगातार कहाँ है? बीच में तो स्वर आ गया, तो यह स्थिति द्वित व्यंजन की नहीं होगी। तो ये बात समझिएगा, इस तरह की स्थिति नहीं होगी, वह हमारी द्वित व्यंजन के अंदर नहीं आती है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो आता है, जो हमें पॉइंट समझना है, संयुक्त वर्ण। ठीक है, क्या आता है? संयुक्त वर्ण। तो आपने इससे पहले संयुक्त शब्द और 2 बार सुना है, संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन, और अब हमने कहा संयुक्त वर्ण। तो तीनों में अंतर क्या होता है, पहले हम इस बात को समझेंगे। तो देखो, हम यहाँ देखेंगे शब्द आया हमारा संयुक्त स्वर। ठीक है, इसके बाद दूसरा आ रहा है संयुक्त व्यंजन। इसके बाद जो हमने बात कही, संयुक्त वर्ण, या इसे हम अक्षर कहें। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा संयुक्त स्वर है वो क्या है? संयुक्त स्वर हमारे 4 हैं, याद रखना। जब संयुक्त स्वर की बात होगी तो ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? संयुक्त स्वर हो गए। तो जब संयुक्त स्वर की बात होगी तो यही 4 होंगे। और जब संयुक्त व्यंजन की बात होगी, संयुक्त व्यंजन, तो इसमें हमारे 4 आते हैं, छ, त्र, त्र और य। ठीक है, तो ये 4 हमारे किस में आते हैं? ये हमारे 4 आते हैं संयुक्त व्यंजन में। और संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर की हम बात करें तो जब कोई व्यंजन, जब कोई भी व्यंजन, केवल व्यंजन व्यंजन 2 बार आए, ठीक है, तो वो स्थिति हमारी क्या कहलाती है? संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर की कहलाती है। कहने का मतलब है कि जब व्यंजन आए, यानी स्वर ना आए, लगातार व्यंजन आए। जैसे शब्द है हमारा सत्य। अब इसमें आप देखेंगे त व्यंजन है, फिर हमारा य व्यंजन है, और फिर इसका स्वर, तो यहाँ पर ये आ गया। तो यही स्थिति हमारी क्या कहलाएगी? संयुक्त वर्ण की कहलाएगी। अब इसी तरह से शब्द आ गया, मान लो हमारा शब्द आ गया कर्म। अब यहाँ हम देखेंगे र है, फिर हमारा म है, और इसका स्वर अ, तो यहाँ लगातार व्यंजन आ गया। तो इसी स्थिति को हम संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से और भी शब्द आते हैं, जैसे आपने देखा होगा शब्द होता है आपका ब्रह्म। ठीक है, आपने देखा होगा शब्द है आपका ब्रह्म। अब इस ब्रह्म में जो ये जो युग्म है, ये हमारा क्या है? ये आधा ह है और म है। ठीक है, म का स्वर यहाँ आ गया। तो ये जो स्थिति है ये हमारी क्या है? संयुक्त वर्ण की स्थिति कहलाती है। ठीक है, इसी को हम संयुक्त वर्ण कहेंगे, यानी संयुक्त अक्षर कहेंगे। अब इस तरह से जो हमारे संयुक्त वर्ण हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं? तो इसमें ह का रूप, द का रूप, ये सब आता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसमें हम देखते हैं, इन्हें तो हम मिटा देते हैं, अब हम इनको देखेंगे। जैसे शब्द दिया है संयुक्त वर्ण और संयुक्त अक्षर में हमारे क्या आते हैं, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि द का रूप। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो द का रूप आता है। द का रूप हमारा किस तरह से होता है, तो इसे हम देखेंगे। जैसे ये द वर्ण है हमारा, यदि इस द का मेल य के साथ रहता है तो ये क्या बन जाता है? जैसे उदाहरण के तौर पर आप लिखते हैं विद्या। ठीक है, तो ये विद्या नहीं होता, ये क्या होता है? विद्या। क्या होता है? विद्या। आपने इसको इस रूप में देखा होगा गूगल बाबा पे। ठीक है, तो ये रहता है। ये दोनों विकल्प में आ जाएं, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जब अगर विकल्प में दोनों आ जाएं तो ये वाला सही करना होगा आपको। ठीक है, इसी तरह से जब हम देखते हैं द का दूसरा रूप आ जाता है हमारा, जिसमें द और द आ जाएगा मिलकर, तो ये किस तरह से बन जाता है? तो ऐसे बनता है, ये हमारा छ के जैसा होता है कुछ कुछ। आपने इसको देखा होगा, जैसे हम लिखते हैं उद्देश्य, ऐसे बना हुआ होता है। तो ये शब्द आपने देखा होगा, इसको हम इस तरह से भी लिख देते हैं, उद्देश्य। ठीक है, ऐसे आता है आपका, तो ये ध्यान देना। इसी तरह से शब्द आता है आपका, जैसे आप देखते हैं द का व के साथ संयुक्त रूप जब बनता है तो क्या हो जाता है? द्वय आ जाता है।
तो इसमें आपने देखा होगा शब्द लिखा होता है द्वारा, ठीक है। इसी तरह से द का रूप बनता है ध के साथ, तो ये आ जाता है आपका, तो ये आपका शब्द इस तरह से लिखा होता है, जैसे शब्द लिखते हैं आप शुद्ध, ठीक है। तो ये सब आपके क्या हैं, ये सब के सब आपके संयुक्त रूप हैं। ये सब क्या हैं, संयुक्त रूप हैं, संयुक्त वर्ण हैं, संयुक्त अक्षर हैं। जब द हमारा आधा नहीं बन पाता और हम इसे किसी दूसरे व्यंजन के साथ जोड़कर लिखते हैं तो ये हमारा आप बनता है, ठीक है। इसी तरह से हम इस क्रम में देखते हैं ह का रूप, ठीक है। इसी तरह से क्या देखते हैं हम, ह का रूप आता है। तो ह के रूप में क्या क्या होते हैं, जब आप देखेंगे कि ह का संयुक्त रूप क्या क्या होता है, तो इसमें आपने देखा होगा ह के साथ हम म इस तरह से आते हैं। ये क्या होता है हमारा ह और म। तो आप देखते हैं जैसे ब्रह्म शब्द लिख रहे हैं उदाहरण के तौर पर, ब्रह्म, ब्रह्मा, ब्राह्मण, ठीक है, इस तरह से शब्द आता है, ब्रह्मांड, ये लिखते हैं इसमें आपका। तो ये हमारा ह आधा होता है और म पूरा होता है, जो ह को सहारा दे रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से ह का दूसरा रूप आता है, जैसे आपने देखा ह के नीचे न आता है, अक्सर आपने देखा होगा चिन्ह लिखा होता है, ये ह और न का संयुक्त रूप होता है। जैसे शब्द देखते हैं आप, ये होता है चिन्ह, ठीक है, चिन्ह है, ये चिन्ह नहीं है। कुछ लोग इसका उच्चारण चिन्ह करते हैं, तो चिन्ह दूसरी तरह से लिखा जाता है, चिन्ह इस तरह से, चिन्ह जब आप बोल रहे हैं तो चिन्ह ऐसे लिखिए, ठीक है, लेकिन ये चिन्ह होता है, तो इसका उच्चारण चिन्ह होता है। इसी तरह से और भी आपका इसमें आते हैं, जैसे मान लो ये ह है, ह के नीचे ल लगा होता है, आपने देखा होगा, तो ये ह और ल का संयुक्त रूप है। जैसे शब्द बनता है आह्लाद, आपने देखा होगा आह्लाद शब्द, आह्लाद का मतलब होता है खुशी, तो इस तरह से वर्ण आपको दिखाई देता है। तो ये हमारा क्या है, ये ह का संयुक्त रूप है, ये आता है। ये कोई वर्ण नहीं है जो दिए हैं कि वर्णमाला में अलग से, ये संयुक्त रूप होता है। यानी जब किसी व्यंजन के साथ, यानी कुछ व्यंजन हमारे ऐसे हैं जिनको हम आधा नहीं बना सकते। आधा बनाने का मतलब कैसे, जैसे मान लो क है, अगर क को आपको आधा बनाना है तो ऐसे बना देते हैं, ख को आधा बनाना है तो आप ख को ऐसे आधा बना देते हैं, ग को आधा बनाना है तो आप ग को ऐसे आधा बना देते हैं। लेकिन जो यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है, यानी जो द है आपका, आप इसको आधा नहीं बना सकते। आप इसको आधा किससे ही बनाएंगे, नीचे हल लगाकर ही बनाएंगे। इसी प्रकार से आपका जो ह है, इसे भी आप आधा नहीं बना सकते, इसके नीचे आपको हल लगाना पड़ेगा। तो जो ये वर्ण हमारे ऐसे हैं, तो ये दूसरे के साथ युग्म कर लेते हैं जब ये आधे आए हुए होते हैं, यानी जब इनके साथ कोई स्वर नहीं होता तो ये युग्म कर लेते हैं दूसरे व्यंजन के साथ। जैसे यहाँ पे ह ने म के साथ युग्म किया तो ह और म का ये युग्म है। इसी तरह ह ने न के साथ युग्म किया, ऐसे ही ह ने ल के साथ युग्म किया। इस तरह से आपके जो यहाँ पे वर्ण बन जाते हैं, बहुत सारे वर्ण बन जाते हैं। तो यही आपका क्या कहलाता है, यानी ह का संयुक्त रूप कहलाता है। तो बात समझ में आ गई। तो मैंने आज की क्लास में आपको कई सारे एक फैक्ट क्वेश्चंस बताए ना, जो आपकी परीक्षा में एकदम से डायरेक्ट आते हैं। तो आज की क्लास में आप लोगों को इन सबको याद करना है, और जो मैंने यहाँ पे ये सिखाया है इन सारी चीज़ों को याद करिएगा। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को इतना ही कराऊंगी, बहुत थोड़ा कराया है मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इतना ही सीखना है, हम थोड़ा थोड़ा ही चलेंगे। तो इसके आगे फिर मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी। अब आपका होमवर्क क्या है, आपका गृह कार्य ये है कि आप लोगों को ऐसे वर्ण खोजने हैं, देखने हैं कि कहाँ कहाँ पर किन किन शब्दों में हमें ये देखने को मिलते हैं जो हमने आज तक इनको नहीं जाना था, या हम इनके सही उच्चारण को नहीं जानते थे, हम नहीं पहचानते थे। तो वो सारे शब्दों को आपको खोजना है, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। इसके आगे बढ़ेंगे हम, कुछ हमारे पॉइंट रह गए जैसे पंचमाक्षर, चंद बिंदु, ये क्या है, इनमें अंतर क्या है, इन सबको हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।